गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है अंकित की आर्ट क्लासेस पे। हम इस पे राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे, उसमें भी खास तौर से पश्चिमी राजनीतिक विचारक। इसी संदर्भ में हमने हन्ना अरेंट के विचारों को पढ़ लिया है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक है एंटोनियो ग्रामसी। एंटोनियो ग्रामसी के विचारों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और 25-30 मिनट में इनके सारे क्रक्स को, इनके विचारों को हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इनको पढ़ने का मूल कारण है कि ये एक तो समाजवादी विचारक है, लेकिन समाजवादी विचारक होने के बावजूद भी इनका सिद्धांत थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के विचारों से अलग है। और जाहिर तौर पे इसीलिए हम इनको पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि अगर ये भी वही विचार देते जो कार्ल मार्क्स का विचार था तो हम इनको नहीं पढ़ते। कार्ल मार्क्स को तो पढ़ते ही हैं हम। तो आखिर ये समाजवादी है तो समाजवाद होता क्या है? तो अगर समाजवाद या इसी को हम साम्यवाद कह देते हैं, इसी को हम मार्क्सवाद भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का विचार था तो मार्क्स के नाम पे ही इसको मार्क्सवाद भी हम कह देते हैं। तो अगर समाजवाद का मूल अर्थ आपको समझना हो तो इतना ध्यान रखेंगे कि समाजवाद क्या करता है कि उत्पादन के साधन या उत्पादन के संबंध उत्पादन के संबंध के आधार पर राज्य की प्रकृति और स्वरूप को निर्धारित करता है। राज्य की प्रकृति और स्वरूप को निर्धारित करता है। मतलब राज्य की प्रकृति और स्वरूप किस पे डिपेंड करता है? अर्थव्यवस्था पर। याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स का ये सबसे बड़ा विचार है और समाजवादी विचारों को पढ़ने के मूल में आपको यही बात याद रखना पड़ेगा कि समाजवाद अर्थव्यवस्था को ज्यादा महत्व देता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था को केंद्रीय वैल्यू देता है। उसका मानना है कि अर्थव्यवस्था आधार है, इसी पे बाकी सारे संरचना का निर्माण किया जाता है। तो राज्य का स्वरूप कैसा होगा, राज्य की प्रकृति कैसी होगी, राज्य का कार्य कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था पर। किस पे डिपेंड करता है? अर्थव्यवस्था पर या आर्थिक गतिविधि पर। इसी सिद्धांत को कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी कहते हैं आर्थिक नियतिवाद। आर्थिक नियतिवाद। सवाल आ सकते हैं आर्थिक नियतिवाद क्या होता है? तो आर्थिक नियतिवाद एक ऐसी विचार है जो मानता है कि अर्थव्यवस्था से ही राज्य के स्वरूप प्रकृति का निर्धारण होता है और किसी भी समाज में होने वाले किसी भी घटना का जो कारण है वो केवल और केवल अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति है। तो ये हुआ आर्थिक नियतिवाद। लेकिन एंटोनियो ग्रामसी यहाँ थोड़ा सा बदलाव करते हुए क्या कहते हैं? अगर कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था ही प्रत्येक चीजों के मूल में है, तो एंटोनियो ग्रामसी कहते हैं नहीं, अर्थव्यवस्था से सब कुछ नहीं होता, हम संरचना को भी महत्व देते हैं, केवल अर्थव्यवस्था को नहीं। और यहाँ संरचना कहने का क्या मतलब? कह रहा है संरचना यानी कि धर्म का भी महत्व है, संस्कृति का भी महत्व है ना। तो धर्म, संस्कृति जैसे तत्वों का भी महत्व होता है किसी भी समाज या राज्य के निर्माण में। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि हमेशा अर्थव्यवस्था से ही राज्य की प्रकृति निर्धारित होती है। ये कह रहा नहीं, धर्म का महत्व है, संस्कृति का महत्व है, नैतिकता का महत्व है। जबकि कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम मानते हैं कि धर्म एक अफीम है। अफीम यानी कि ये कह सकते हैं कि एक तरह का नशा। अगर आपसे धार्मिक बात किया जाए, धर्म के बारे में बताया जाए, तो धार्मिक आधार पे आपसे कोई भी काम करवाया जा सकता है, चाहे वो अनैतिक ही क्यों ना हो। इसीलिए कार्ल मार्क्स धर्म को अनैतिक बताते हैं, धर्म को गलत बताते हैं। किंतु भारत में, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप धर्म के महत्व को लेंगे तो ये बहुत बड़ी व्याख्या होती है धर्म का। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का तो मतलब होता है प्रकृति, नेचर। जैसे आग का धर्म जलाना, पानी का धर्म बुझाना, आग बुझाना, प्यास बुझाना, है ना। तो हमारे यहाँ धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य जैसे पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माँ का धर्म, हमारे ये भी मतलब होता है। हम तो धर्म, अगर हम कार्ल मार्क्स के विचार को यहाँ ग्रहण कर ले भारत के सेंस में कि धर्म अफीम है, तो हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे धर्म का मतलब अलग है, हमारे धर्म का मतलब बहुत व्यापक है। तो समाजवाद के केंद्र में कार्ल मार्क्स मानते हैं कि अर्थ या अर्थव्यवस्था का महत्व है, जबकि एंटोनियो ग्रामसी कहते हैं नहीं, संरचना का भी महत्व है। जैसे धर्म, संस्कृति, नैतिकता केवल राज्य की प्रकृति या स्वरूप अर्थव्यवस्था से निर्धारित नहीं होती, बल्कि संरचना से भी निर्धारित होती है। समझ आ रहा है कार्ल मार्क्स से कहाँ अंतर आ रहा है इनके विचारों में? कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि केवल अर्थव्यवस्था से ही निर्धारित होता है सब कुछ, जिसको वो आर्थिक नियतिवाद कहते हैं। एंटोनियो ग्रामसी कह रहे हैं कि केवल अर्थव्यवस्था से नहीं, अर्थव्यवस्था एक फैक्टर है, किंतु संरचना का भी महत्व है और ये समाज को आकार देने में अपनी भूमिका निभाता है।
एंटोनियो ग्राम्सी संरचना को भी दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। क्या समझते हैं थोड़ा। कह रहे हैं एंटोनियो ग्राम्सी की संरचना भी दो तरह की होती है। पहली संरचना पुलिस, राज्य, न्यायपालिका। दूसरी सभ्य समाज। संरचना दो तरीके की होती है। पहला पुलिस, राज्य, न्यायपालिका जैसी संरचना जो क्या होती है, बाध्यकारी, कि पुलिस, राज्य या न्यायपालिका द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो हम पे बाध्यकारी होता है, हमको मानना होता है, अगर नहीं माने तो दंड का प्रावधान है। जबकि दूसरी संरचना होती है समाज में सभ्यता की, सभ्य की। ये क्या करता है, जैसे ये बाध्यकारी होती है और ये शक्ति के आधार पर कार्य करती है। पुलिस, राज्य और न्यायपालिका जैसी संरचनाएं शक्ति के आधार पर कार्य करती है, जबकि सभ्य समाज में किसको ले सकते हैं आप, चर्च, परिवार को ले लीजिए, है ना, विद्यालय को ले सकते हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय। ये क्या करता है, ये सहमति के आधार पर कार्य करता है। संरचना दो तरीके की, एक बाध्यकारी, दूसरा सहमति के आधार पर। ये शक्ति के आधार पर कार्य करता है, ये सहमति के आधार पर कार्य करता है। ये पुलिस, राज्य, न्यायपालिका इसमें आते हैं, इसमें चर्च, परिवार, विद्यालय आती है। तो इनके भी महत्व को स्वीकार करते हैं एंटोनियो ग्राम्सी। कहते हैं राज्य के स्वरूप प्रकृति का निर्धारण न केवल आधार यानी कि अर्थव्यवस्था, जिसको कार्ल मार्क्स अर्थव्यवस्था कहते हैं, बल्कि संरचना से भी तय होता है, संरचना का भी महत्व होता है। यह है एंटोनियो ग्राम्सी का मूल विचार। अब अगर कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछने हो, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल, तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया जाता है कि एंटोनियो ग्राम्सी का विचार कार्ल मार्क्स के विचारों से कहाँ अलग प्रतीत होता है, तो उसमें तो आप बताएंगे कि अर्थव्यवस्था, आधार और संरचना। उसके अलावा अगर थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेना हो कि इनका जन्म कब हुआ, तो 1891 में, है ना, इटली में, इटली के एल्स जगह पे, वही इटली जहां मुसोलिनी का शासन था। मुसोलिनी हिटलर के माइंडसेट का व्यक्ति, जो इटली में तानाशाही सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की स्थापना करता है। कल हम समझे थे कि सर्वाधिकारवाद का क्या मतलब होता है, हन्ना अरेंट के विचारों से। तो ये बेसिक बात है, इसको स्टार्टिंग में ना बता के बीच बीच में बता दिया कि ठीक है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पर थोड़ा बहुत, है ना। मूल बात होता है कि हम कंसेप्ट को समझें। इसके अलावा जैसे हमने हन्ना अरेंट के दो बुकों का आपको रेफरेंस दिया था, पहला द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और दूसरा द ह्यूमन कंडीशन, उसको आप याद रखेंगे, नोट करते रहेंगे। देखिए, अगर आप नेट जीआरएफ का तैयारी करते हैं पॉलिटिकल साइंस से, या फिर आंसर भी आप लिखते हैं बीए एमए में, तो अगर आप बुक का रेफरेंस देते हैं ना, तो आपके आंसर में वजन आता है। इसलिए हम बुक का नाम क्या कहते हैं, बुक का नाम रेकमेंड करते हैं। तो एंटोनियो ग्राम्सी का मात्र एक बुक आपको याद रखना है, और उस बुक का नाम है, दरअसल इनको जेल हुआ था, है ना, इनको कैद हुआ था, वहीं उन्होंने एक बुक लिखा, द प्रिजन नोटबुक, द प्रिजन नोटबुक, ये इनका बुक है। इसी बुक में उन्होंने विचार दिया, तो नाम ही हो गया प्रिजन, जेल में लिखा था बुक, तो द प्रिजन नोटबुक। जन्म याद हो गया 1891 इटली के एल्स में, ये विचार हुआ। अब हम थोड़ा समझते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी क्रांति के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अगर कोई समाजवादी व्यक्ति है तो समाजवाद का अर्थ क्या हुआ कि समाजवाद का उद्देश्य ही है पूंजीवाद को समाप्त करना। कोई भी समाजवादी व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि पूंजीवाद समाप्त हो जाए, वो पूंजीवाद के विरोध में कार्य करता है, चाहता है कि पूंजीवाद की समाप्ति कैसी होगी, इस पे अपने मत प्रकट करता है। पूंजीवाद को उदारवाद भी कभी कभी कहते हैं, है ना। पूंजीवाद का मतलब कि अधिक से अधिक लाभ कमाने पे फोकस। पूंजीवादी विचार के अंतर्गत हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने पे फोकस करते हैं। यहाँ मुक्त बाजार की कल्पना की जाती है कि फ्री मार्केट होगा, जैसे लेसेस फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ जो दिए थे। लेसेस फेयर का मतलब क्या हुआ कि बाजार अपने हिसाब से चलती है, अहस्तक्षेप की नीति भी इसको कहते हैं ना, अदृश्य हाथ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो पूंजीवादी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप में अगर क्षमता है आप करोड़ों बनाइए, नहीं तो राज्य से उम्मीद नहीं करना है कि राज्य आपकी कुछ मदद करेगा, बल्कि समाजवाद में राज्य की ये जिम्मेवारी होती है, राज्य का ये कर्तव्य होता है कि वो व्यक्ति के जरूरतों को पूरा करे, उसके हितों का ध्यान रखे, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर उसका नियंत्रण है। यहाँ किसी का भी हो सकता है क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था है, खुला मार्केट है।
तो एंटोनियो ग्राम्सी भी कह रहे हैं कि पूंजीवाद की समाप्ति होगी। इनका क्रांति का विचार है। इनका क्रांति भी थोड़ा सा कार्ल मार्क्स से अलग है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि क्रांति दो वर्गों के बीच होगी, बुर्जुआ और सर्वहारा, जिसको आप अमीर या गरीब कह सकते हैं, शासक और शोषित कह सकते हैं, है ना, वंचक या वंचित कह सकते हैं। इन दोनों के बीच क्रांति होगी। ये कहते हैं कि क्रांति इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दरअसल हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पूंजीवाद समाज में बना हुआ क्यों है। पूंजीवाद हमारे समाज में क्यों बना हुआ है और हम पूंजीवाद को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं, जबकि जब हम समाजवादी विचार को पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेहतर प्रतीत होता है। उसमें समाज के कल्याण की बात आती है। आज हमें राज्य का स्वरूप कल्याणकारी भी दिख रहा है, तो समाजवादी प्रवृत्ति तो हमें अच्छी लगती है। फिर भी पूंजीवाद क्यों बना हुआ है? तो एंटोनियो ग्राम्सी उसी तरफ अपना ध्यान दिलाते हैं, हमारा ध्यान दिलाते हैं। कह रहे हैं कि दरअसल पूंजीवादी व्यवस्था इसलिए नहीं बना हुआ है कि इसने शक्ति पर बल दिया है, इसलिए पूंजीवाद नहीं है क्योंकि यह शक्तिशाली है ना, ये आर्थिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से ये प्रभुत्वशाली वर्ग है, इसलिए पूंजीवाद समाज में नहीं बना हुआ है। तो पूछा गया भाई कैसे बना हुआ है? तो ये कह रहे हैं, कितना सटीक लाइन कह रहे हैं, समझिए। कह रहे हैं कि पूंजीवाद इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसने नागरिक समाज से सहमति प्राप्त कर ली है, नागरिक समाज पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। आधिपत्य यानी कि प्रभुत्व या नेतृत्व, है ना। कह रहा है कि पूंजीवाद के बने रहने का मूल कारण यही है कि नागरिक समाज पर उसका आधिपत्य है। नागरिकों को ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि पूंजीवादी व्यवस्था खराब है। पूंजीवाद को वो जस्टिफाई करते हैं, पूंजीवाद को औचित्य प्रदान करते हैं, इसीलिए पूंजीवाद बना हुआ है। नहीं तो बड़े बड़े आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्ति, संस्था सब ध्वस्त हो सकती है अगर उससे नागरिकों की सहमति प्राप्त न हो। तो नागरिक समाज का क्या मतलब है? अभी जो मैंने बताया, संरचना में सभ्य समाज वही नागरिक समाज की, चर्च हो गया, विद्यालय हो गया, परिवार हो गया, ये नागरिक समाज। नागरिक समाज के मन में ये डाल दिया गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही वो स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। इसलिए नागरिकों ने पूंजीवादी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है, इसलिए पूंजीवाद अभी तक बना हुआ है, इसलिए इसकी समाप्ति नहीं हो रही। तो इनसे पूछा गया फिर बताइए क्रांति कैसे होगा, क्रांति होगा कैसे? तो ये कह रहे हैं कि देखो, क्रांति समझना है ना, तो इसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है, पूंजीवादी व्यवस्था ये असल में ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना चाहती है। ठीक, कल भी हम समझ रहे थे हन्ना अरेंट के विचारों में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद। तो ये अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उनके संसाधनों का उपयोग अपने हित में करने लगेंगे, उनका आर्थिक दोहन करेंगे, उनका शोषण करेंगे। उस शोषण करने के पश्चात जब वो राष्ट्र समाप्त हो जाएंगे, तब इनकी प्रवृत्ति किसकी जगेगी? क्योंकि शोषण करने का आदत हो गया है, तब ये अपने राष्ट्र में ही सर्वहारा वर्ग का शोषण करना प्रारंभ करेंगे। स्टार्टिंग में दूसरे देश का, वहां का जब आर्थिक संसाधन का लोप हो जाएगा, आर्थिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे, तब ये अपने देश में सर्वहारा वर्ग का शोषण करेंगे, और जब वहां शोषण करेंगे फिर क्रांति जन्म लेगा। ठीक, अब एक और चीज ये क्या कह रहे हैं, अगर लास्की के शब्दों में समझे, हेराल्ड लास्की क्या कहते हैं समझिए। लास्की कह रहे हैं कि दरअसल बात यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था जो है ये अपने विकसित रूप में, फिर से ध्यान से, लास्की कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने विकसित रूप में उदारवादी और लोकतांत्रिक जैसा कार्य करती है, उदारवादी और लोकतांत्रिक है। हेराल्ड लास्की कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था अपने विकसित रूप में, जो आज रूप हमको देखने को मिलता है, उसमें उदारवादी और लोकतांत्रिक है, पर इसी का संकीर्ण रूप, जब ये शासन करने में विफल होने लगते हैं तब इनका संकटकालीन रूप आता है, संकीर्ण रूप आता है, तब ये क्या क्या चीज में परिवर्तित हो जाते हैं? तो उस विचार को कहते हैं फासीवाद। कि जब तक पूंजीवाद आराम से काम कर रहा है, उदारवादी तरीके से कार्य कर रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रहा है और उनके हितों की पूर्ति हो रही है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया व्यवस्था पूंजीवाद। लेकिन जब उनके हितों पे बात आ जाएगी, हित उनका सधेगा नहीं, तब क्या करेंगे? वही व्यवस्था जो पूंजीवाद है ये कन्वर्ट हो जाएगा फासीवाद में, और फासीवाद में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब समाज के प्रत्येक वर्ग, जो बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग हैं, उनमें सर्वहारा वर्गों का शोषण करना प्रारंभ किया जाएगा, है ना।
केवल उन्हीं को महत्व दिया जाएगा जो शासन के साथ अपना साम्यता स्थापित कर पाने में सफल होंगे। तो इनका क्रांति का विचार ये है। फिर से आपको समराइज कर दे, क्रांति के बारे में ये कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था समाज में इसलिए नहीं बना हुआ है कि पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक रूप से सशक्त है, शक्तिशाली है, प्रभुत्वशाली है, बल्कि इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसने नागरिक समाज पर अपना आधिपत्य बना लिया है। आधिपत्य बनाने का उनका माध्यम है परिवार हो गया, चर्च हो गया, है ना, विद्यालय हो गया, लेखक हो गए, इन सब से। अब क्या हुआ कि लास्की इन्हीं के विचारों को समझाते हुए कहते हैं कि विकसित रूप में पूंजीवादी व्यवस्था उदारवादी लोकतांत्रिक होती है, जबकि यही संकटकालीन रूप में या फिर संकीर्ण रूप में क्या बन जाती है, फांसीवादी बन जाती है। यह इनका क्रांति का विचार। कह रहे हैं कि क्रांति केवल पहले दूसरे अल्प विकसित विकासशील राष्ट्रों में होगा, वहां का संसाधन जब समाप्त हो जाएगा तब ये अपने राज्य में ही शुरू करना शोषण शुरू करेंगे, फिर तब जाके क्रांति की पृष्ठभूमि बनेगी और क्रांति होगी। अब एंटोनियो ग्राम्सी से भाई, एंटोनियो ग्राम्सी ने अपना विचार दिया, बोला कि भाई राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति को हम कल के वीडियो में ठीक से समझेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी याद दिला दे कि राज्य की उत्पत्ति क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रो दे दे। जैसे हमने पढ़ा था कि थॉमस हॉब्स कह रहे हैं कि राज्य का उत्पत्ति दरअसल आत्मरक्षा के लिए किया गया, राज्य का निर्माण आत्मरक्षा के लिए किया गया। जॉन लॉक उदारवादी व्यक्ति, वो कह रहे हैं कि नहीं, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमने राज्य नामक संस्था बनाया। रूसो कह रहे हैं कि संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण हुआ, है ना। तो ऐसे ऐसे सामाजिक समझौता हुआ। एंटोनियो ग्राम्सी कह रहे हैं कि नहीं, राज्य की उत्पत्ति का कारण दरअसल 3 वर्गों के बीच में संघर्ष का परिणाम है। पहला, एक सामाजिक वर्ग ऐसा है जो क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। दूसरा ऐसा वर्ग है जिसके विरुद्ध नेतृत्व हो रहा है, जिसके विरुद्ध संघर्ष हो रहा है। और तीसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आधिपत्य। जब इन तीनों के बीच क्लैश होता है तब जाके राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये था एंटोनियो ग्राम्सी का राज्य का विचार, क्रांति का विचार। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।